Good afternoon everybody, good afternoon students. I am Kapil Joshi from Resonance and आज जो 26 अगस्त को शिफ्ट 1 के अंदर जो मैथ्स का पेपर हुआ है उनके मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन बनाए हमने, बच्चों को कॉल किया है ना, उनसे सवाल पूछे कौन कौन से सवाल पेपर के अंदर आए थे, तो जो भी डेटा उन्होंने दिया है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो 1 बाय 1 जो भी हमने कलेक्ट किए हैं बच्चों से क्वेश्चंस उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं बच्चों सबसे पहले। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये हो सकता है आपके मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो, लेकिन जो हमने कलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्डर में दे रहे हैं आपको ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है आपकी स्क्रीन पर है सामने, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विद द फर्स्ट टर्म ए, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म हमें ए दे रखा है ना, जीपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास ए, फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर इज 15, यानी एक इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, उस इनफाइनाइट जीपी का सम हमें 15 दिया हुआ है ना। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेम जीपी इज 150। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना। अब इन दो इन्फॉर्मेशन का यूज करके क्या करूंगा मैं, जो जीपी है उससे ए और आर निकाल लूंगा ना। तो हमने फर्स्ट टर्म हमें ए दिया हुआ है और कॉमन रेशियो हमारे पास आर है, तो इनफाइनाइट जीपी इज दिस इज द इनफाइनाइट जीपी। अब इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम 15 दिया हुआ है ना, तो a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना। आगे लिखा है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सेम जीपी जीपी तो यही है अब, लेकिन इनकी टर्म्स का स्क्वायरिंग कर दिया हमने ना। अगर मैं टर्म्स की स्क्वायरिंग करूंगा तो वी गेट ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, दिस इज अनदर इनफाइनाइट जीपी। ये सेम जीपी की टर्म्स थी, उनका स्क्वायरिंग कर दिया। अभी जो इनफाइनाइट जीपी बन रही है इसका भी सम हमें गिवन है ना, एंड द सम इज 150। इसका सम जो दिया हुआ है बच्चों में 150 दिया हुआ है ना, इसका सम दिया हुआ है बच्चों में 150 के बराबर। पर अब इसको लिख सकते हैं ना, ये जो इनफाइनाइट जीपी हमारे पास है इसका सम लिखा जा सकता है, दैट इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 150, दिस इज इक्वल टू 150, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब दो अननोन हमारे पास हैं, एक तो ए है और एक आर है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व कर लूंगा और यहाँ से ए और आर को कैलकुलेट कर लूंगा। या तो हम अगर ए को रिमूव कर दें, इसकी स्क्वायरिंग करके दोनों को डिवाइड कर दो, या चाहें तो इसका यूज कर लो वहां पर आप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू 150। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ ए अपॉन 1 माइनस आर इज 15, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ अगर मैं पुट करता हूं तो बच्चों पुट करने पर कितना आ जाएगा, दिस इज ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर विल कम आउट टू बी, क्योंकि अगर ये 15 है वो 150 है, दिस विल कम आउट टू बी 10, ये 10 आ जाएगा बच्चों ना। और अगर ये 10 आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं इसको ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, मान लो ना, एक नई इक्वेशन जनरेट कर लिया ना। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसका और इसका यूज करके सिंप्लीफाई करके यहाँ आ गया। अब मैं फर्स्ट को और सेकंड को अगर डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट को थर्ड को डिवाइड कर दूंगा, तो फर्स्ट को थर्ड को डिवाइड करने पर हमारा काम चल जाएगा ना। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास था वो था a अपॉन 1 माइनस आर दैट इज इक्वल 15, ये इक्वेशन नंबर 1 था। एक इक्वेशन और जनरेट कर लिया हमने a अपॉन 1 प्लस आर दैट इज इक्वल 10। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, वी गेट 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15 बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2। मतलब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लो, जैसे भी आप निकालना चाहें। 2 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आर and the value of r will come out to be 1 by 5, the value of r will come out to be 1 by 5। तो जिस इनफाइनाइट जीपी की हम बात कर रहे थे उसका कॉमन रेशियो बच्चों कैलकुलेट कर लिया हमने। अब यहाँ से a निकाल सकते हैं ना, जीपी का फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 by 5, तो चाहे यहाँ से निकाल लो, r को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से भी a निकल जाएगा, और r को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। चाहे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मान लो r इज इक्वल टू 1 by 5 मैंने यहाँ पुट कर दिया, वी गेट a अपॉन 1 माइनस 1 by 5 इज इक्वल टू 15। और कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर मैं मैनिपुलेट करूंगा तो वी गेट a इज इक्वल टू 12। तो जो गिवन इनफाइनाइट जीपी था हमारे पास उसका फर्स्ट टर्म 12 आ गया बच्चों, एंड द कॉमन रेशियो इज 1 by 5। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी whose first term is a and the common ratio is r square, अब हमें उस इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म तो a है, लेकिन कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, उसका r स्क्वायर है ना। तो r स्क्वायर कितना हो गया, 1 by 25 हो गया। और अगर किसी इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म a है और ये उसका कॉमन रेशियो है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, a अपॉन 1 माइनस r, व्हाट इज r, r इज r स्क्वायर। तो a बराबर 12 है बच्चों हमारे पास,
वी गेट 1 माइनस 1/25। इसको अगर मैं मैनिपुलेट करता हूँ तो वी गेट 25/2। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी 25/2। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। आसान था मेरे हिसाब से ना। इस तरह का सवाल अपनी शीट में भी है, रेजोनेंस की शीट में अगर देखेंगे तो हमारी एक्सरसाइज में सवाल है इस तरह का ना। उसमें क्यूब लिखा हुआ था ना, एक जीपी का सम दिया हुआ था, उसमें सम ऑफ द क्यूब्स दिया हुआ था हमें ना, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया क्यूब की जो है ना, डेटा थोड़ा चेंज किया उन्होंने, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बानेमिल थ्योरम से है ना। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बच्चों, जो हमने कलेक्ट किए हैं उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। तो इफ 1 + x होल पावर 20 इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। हम जानते हैं भाई जो एक्सपेंशन है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा r = 0 to 20, ये दिया हुआ है मतलब हमें। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है 20 CR × x⁻r, ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों ने। जानते हैं भाई इस एक्सपेंशन को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है ना, लिखने में समय कम लगता है ना। पूरा भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 21 टर्म्स आती है हम जानते हैं ना। तो ये हमें दिया हुआ है ना, तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट। हमें ये सम निकालना है, s = उस सम को मैंने s मान लिया। वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम, r = 0 to 20 एंड r² 20 CR। ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों ने। तो कैलकुलेट करना आता है हमें। हम जानते हैं ये r जो वेरिएबल टर्म है इसको रिमूव करना होता है ना। इसको रिमूव करने के लिए हम जानते हैं 20 CR को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो 20 CR को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है। 20 CR को लिख सकते हैं अपन 20/r × 19 CR - 1। इसको लिख सकते हैं 19 CR - 1, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 19/r - 1 × 18 CR - 2 लिख सकते हैं उसको ना। तो वो ये इस r को रिमूव करने का तरीका आता है अपने को। r² हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। सिग्मा को मैंने मेंटेन रखा, r = 0 to 20। अब r² को मैंने ऐसे मैनेज कर लिया बच्चों, r × r - 1 और प्लस r। ध्यान से देखो आप, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन के सवाल हैं, क्लास में करवाते हैं इस तरह के सवाल आपको ना। तो ऐसे लिख लिया बच्चों इसको मैंने। देखो ये r² लिखा हुआ है, ऐसे r × r - 1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं 20 CR को एक्सपेंड करता हूँ तो एक बार डिनोमिनेटर में r आएगा बच्चों। इसको वापस अगर मैं लिखना चाहूँ तो 19/r - 1 आएगा, और नीचे हमारे पे r के बाद मुझे r - 1 मिलेगा, नीचे r के बाद r - 1, इसलिए r × r - 1 कर दिया ताकि एक बार में काम चल जाएगा। आगे लिखा हुआ 20 CR को मैंने कॉपी कर लिया ना। पर इसको आगे देखते हैं, आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो यहाँ तक आगे थे हमने s एज्यूम कर रखा है उसको। सिग्मा r = 0 to 20, r × r - 1 था बच्चों हमारे पास, और प्लस r 20 CR। पर अब इसको अलग अलग इंडिविजुअली अप्लाई कर दो सिग्मा ना, इंडिविजुअली अलग अलग मैंने सिग्मा अप्लाई कर दिया। r = 0 से लेकर 20 आ गया, ये आएगा r × r - 1 × 20 CR। ये ऐसे अप्लाई कर दिया बच्चों, प्लस, और बाकी इसको ऐसे अप्लाई कर देंगे अपन। थोड़ा बस को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r = 0 to लेकर 20, और वो कितना आ जाएगा बच्चों, r × 20 CR आ जाएगा ना। अब हम जानते हैं r × r - 1 को कैंसिल कर सकते हैं ना। अब देखो r 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम जानते हैं r को 0 लिखेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा, और r को 1 लिखूंगा तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें ये एक्सपेंशन जो सिग्मा स्टार्ट कर रखा है, ये हम r = 2 से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों ना, क्योंकि r को 0 लिखूंगा तब भी ये 0 बन जाएगा, r को 1 लिखूंगा तब भी 0 बन जाएगा। तो इसको मैं r = 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ बच्चों, इसको मैं r = 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको मैं r = 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो सिग्मा r = 0 से लेकर 20 आ गया, ये लिखा मैंने r × r - 1, r = 2 से स्टार्ट कर दिया बच्चों, इसको मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 0 पर भी 0 आएगा, 1 पर भी 0 आ जाएगा। और जो 20 CR लिखा हुआ है, इसको लिखा है एक बार 20/r, एक बार लिखेंगे 19/r - 1 और इंटू 18 CR - 2। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों मेरे हिसाब से ना। 20 CR को 2 बार यूज किया हमने ना, ये है ना, मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको। यहाँ पर देख सकते हैं अपन चाहें तो, ये 20 CR था, ये हम टेक्निक जानते हैं 20 CR के बारे में। इसको एक बार लिखा 20/r, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 19 CR - 1 आ जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 20/r, ये मेंटेन रहेगा, इसको वापस यूज कर सकते हैं 19/r - 1 इंटू 18 CR - 2, 18 CR - 2। इसको ऐसे लिख लिया बच्चों ने, ये यूज कर लिया मैंने यार। अब ये इस बार जाते हैं दूसरे वाले सिग्मा पर, यहाँ जाते हैं ना, तो प्लस 20 CR। अब देखो अगेन r = 0 पर, फिर ये 0 आ जाएगा, तो इसको r = 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम। r = 1 से स्टार्ट किया ना, और ये कितना आगे r, इसको यूज कर लिया, बस एक बार लिखने की आवश्यकता महसूस होगी इसको ना, और आ जाएगा 19 CR, क्या जाएगा 19 CR - 1। दिस विल कम आउट टू बी 19 CR - 1, 19 CR - 1। अब इस r × r - 1 से ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, देखो बच्चों, इससे ये कैंसिल कर दूंगा, नॉन जीरो नंबर भी है क्योंकि r 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। 20 × 19 को बाहर निकाल लिया मैंने, 20 × 19 को बाहर निकाल लिया, एंड वी गेट सिग्मा
आर बराबर 2 से लेकर 20 एंड व्हाट वी गेट 18 सी आर माइनस 2, यह आ जाएगा 18 सी आर माइनस 2। और इस सम को निकालना आता है बच्चों अपने को ना, ऐसे वहाँ देखें अपन है ना, और अगर मैं वहाँ कोशिश करूँगा तो इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 20 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ एंड वी गेट सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 एंड वी गेट 19 सी आर माइनस 1, वी गेट 19 सी आर माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा। अब तो हम जानते हैं बच्चों ये कितना हो जाएगा 18C0, 18C1, 18C2, 18C18, यानी इसका हेड जो है वो 18 है और टेल भी जो है 0 से लेकर 18 तक पूरी मिल जाएगी हमें। तो 18C0, 18C1, 18C8 ये 2⁻18 आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों 19C0, 19C1, 19C2, ये ऐसा आ जाएगा ना, तो ये आएगा 2⁻19, ये आ जाएगा बच्चों 2⁻19। तो दिस विल कम आउट टू बी, यहाँ से इसको ले सकते हैं सर 20 × 19 है हमारे पास, दिस इज 20 × 19, 20 × 19 यह आ जाएगा बच्चों 20 × 19 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 2⁻18, दिस इज 2⁻18 प्लस। अब ध्यान से देखें भाई आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये प्लस साइन तो मैंने मेंटेन रख लिया, 20 भी मेंटेन है हमारे पास है ना, ये कितना आ जाएगा 2⁻19। बस अब तो मैनिपुलेट कर लो आप है ना, आंसर में अगर 2⁻19 लिखा हुआ है तो 2⁻19 क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर और इसको निकाला जा सकता है ना। अब तो देख सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से यहीं कैलकुलेट कर लेंगे, 2⁻19 क्रिएट कर लो या एक 2 यूज़ कर लेंगे तो आ जाएगा 190 × 2⁻19 प्लस, और ये कितना है बच्चों 20 इंटू, यह आ जाएगा 20 × 2⁻19, ऐसे यूज़ कर लिया इसको हमने ना, ये 2 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया बच्चों ना, ताकि 2⁻19 हो गया तो 119 × 20 कितना, 19 × 10 कितना हो गया 190 हो गया ना। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके निकाल सकते हैं, दिस इज 210 × 2⁻19, ऐसा आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, हो सकता है 2⁻18 की टर्म्स में लिखा हो सकता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं अपन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज 2⁻19 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, 2⁻19 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो उसको निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी से सवाल आसानी है, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो सबसे पहले इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट है बच्चों ना, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट हमारे पास है और भी, और ये दे रखा है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले इसको पढ़कर जो भी हमारे माइंड में आएगा उसको लिख लिया बच्चों, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसको रीड किया और इसको नोट कर लिया, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आएगी ना, कैलकुलेट करने के हमारे काम आएगी। अगेन पी ए के बारे में जानकारी, स्मॉल पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2p एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी इज दिस 5/9, ये हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 दिया हुआ है ना। तो समझते हैं वेन डायग्राम वगैरह समझ सकते हैं, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला भी जानते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 का फॉर्मूला जानते हैं हम। ये इवेंट ए मान लिया हमने, ये इवेंट बी मान लिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 का था, या तो एक्जैक्टली ए अकर होना चाहिए या एक्जैक्टली बी अकर होना चाहिए ना, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी भी लिख सकते हैं ना, समझते हैं, आपको पढ़ाते हुए बताते हैं इस बात को ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1। अब एक्जैक्टली 1 का मतलब ये फॉर्मूला लिखना है, इसका वेन डायग्राम बनाया ना, इसको अलजेब्रिकली लिखना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बीच वाला जो पोर्शन आया वो 2 बार आ गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर आ गए। और सिंस इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको मेंशन कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब तो डेटा गिवन है अपने को ना, ये स्मॉल p गिवन है, ये 2p गिवन है, तो वहां आ जाएगा, और ये वैल्यू हमें गिवन है 5/9 है ना, देयरफॉर 5/9 विल बी इक्वल टू दिस इज p प्लस 2p, ये मेंशन किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें p दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमें 2p दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास p दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 2p। तो p वेरिएबल में एक इक्वेशन जनरेट कर लिया यहाँ से हमने, और बस यहाँ से p को कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो वी गेट -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज p एंड दैट इज 2 इंटू p, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास है ना, और इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे ना। इक्वेशन अगर मैं बना के देखूँ पूरा, अगर कंप्लीट सोल्व करके देखें इसको, तो इसको देख सकते हैं अपन ना, एंड वी गेट 5/9 इज इक्वल टू p प्लस 2 इंटू p माइनस 2 इंटू p इंटू 2p। मैनिपुलेट अगर मैं करूँगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, वी गेट 5 इज इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा तो 27p आ जाएगा, माइनस अगर मैं 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वी गेट 36p स्क्वायर,
इसको इंटरचेंज वगैरह अगर मैं करूँगा 36p स्क्वायर माइनस 27 इंटू पी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज वगैरह कर लेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज करके निकाल लेंगे ना, तो फैक्टराइज कर सकते हैं। ये शायद 180 आ जाता है मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने पर, ये 180 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक कर दो आप, 36p स्क्वायर माइनस 12p एंड माइनस 15p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन वगैरह ले लो यहाँ से, 12p मैंने कॉमन ले लिया, वी गेट 3p माइनस 1, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 एंड अगेन वी गेट 3p माइनस 1। तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ p, p इज इक्वल टू 1/3 एंड p इज इक्वल टू 5/12। और दोनों जो वैल्यूज हैं बच्चों फिजिबल वैल्यूज हैं, प्रॉबिलिटी है किसी इवेंट का प्रॉबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन में हमारे पास है, तो ये जो दे रखा है इसको टिक कर देंगे वरना ये ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, अदरवाइज दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होती पी की है ना। एंड द करेक्ट आंसर इज p इज इक्वल टू 1/3 जो ऑप्शन में अवेलेबल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में डेफिनेट इंडिकेशन से है, ये भी आसान सवाल ही है ना। लिमिट -a2 है, और जब लिमिट -a2 होती है तो स्ट्राइक कर जाता है, तो इवन फंक्शन की बात करेंगे, ऑड की बात करेंगे ना। नाइदर इवन नॉर ऑड होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिकली इसको इंडिकेट कर रहे हैं अपन। लिमिट हमारे पास बच्चों है -1/2 से हाफ। फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, और उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करके देखा जा सकता है बच्चों ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बना हुआ है ना, परफेक्ट स्क्वायर ही बना हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है ना। तो कहने के हम जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर होता है तो उसको मॉड x लिखा जाता है ना। कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को माइंड में रखना पड़ेगा अपने को कैलकुलेट करने के लिए ना। इसको अगर मैं मैनिपुलेट करूंगा, इसको आई मान लिया बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को मैंने, इसी को मैं कैलकुलेट करना है ना। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो -1/2 से हाफ चलेगा ये। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ तो व्हाट वी गेट, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो व्हाट वी गेट -4x, वी गेट -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है ना। ये होल स्क्वायर आ गया dx। परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर इसलिए माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, प्लस साइन लगा दिया मैंने बच्चों। यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ प्लस साइन। अब 16x स्क्वायर हो गया बच्चों, लेकिन मॉड लगाना पड़ेगा, तो मॉड लगा देते हैं बच्चों इसको ना, और मॉड लगा के देखेंगे अगर अपन, तो इसको लिखा जा सकता है -1/2 से हाफ, -1/2 से हाफ लिखेंगे इसको, मॉड में आ जाएगा बच्चों। तो 4 इंटू मॉड एक्स अपॉन, यह जाएगा हमारे पास स्क्वायर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब मॉड अप्लाई कर दिया बच्चों। अब देख रहे हैं बच्चों, देखो ये इवन फंक्शन है ना, और अगर -a to a में अगर फंक्शन इवन है तो उसको 2 टाइम्स 0 to a लिखा जा सकता है ना। 2 टाइम्स उसको 0 to a लिख लेंगे बच्चों, 2 टाइम्स 0 to a। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आया अब तक -1/2 से हाफ, 4 इंटू मॉड एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन इवन है हमारे पास, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा ली हमने, इसको लिखा 2 टाइम्स 0 to a, 2 टाइम्स 0 to a लिख लेंगे बच्चों। और अगर 2 टाइम्स 0 to a आ गया, यानी अगर x 0 से हाफ में आ गया, तो ना तो ऊपर मोड लगाने की आवश्यकता है ना नीचे मोड लगाने की आवश्यकता है ना, तो आ जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों, डेरिवेटिव उसका -2x आएगा, हमारे पास 4x लिखा हुआ है, तो -2 क्रिएट कर लेते हैं हम तो मैंने। तो ये -4 को मैंने बच्चों यहाँ लिख लिया, सॉरी +4 को मैंने यहाँ लिख लिया, 0 to हाफ, -2x का यूज़ कर लिया मैंने, -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx आ जाएगा ना। हमारे पास पहले 8x था, नीचे का डेरिवेटिव -2x आएगा, तो -2x मुझे ऊपर क्रिएट करना है, तो मैंने माइनस साइन यहाँ एडजस्ट कर लिया बच्चों। यहाँ पर मैं माइनस साइन एडजस्ट कर लेता हूँ ना, यहाँ पर मैंने माइनस साइन का एडजस्ट कर लिया, ताकि वो -8x मेंटेन प्लस 8x मेंटेन है ना। पर अब इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो -4 तो 4 रहेगा। इंटीग्रल क्या आ गया, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा दूंगा बच्चों इस पर मैं ना, 0 to हाफ में लिमिट लगा दूंगा ना, और बस अब कैलकुलेट कर लूंगा सिंप्लीफाई करके ना। -4 तो बाहर लिखा हुआ है बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 1/4 से 3/4 आ जाएगा, ln 3/4। और अगर मैं x को 0 लिखूंगा तो ln 1 0 आ जाएगा ना। माइनस साइन को एडजस्ट कर दो चाहो तो आप, और माइनस साइन को एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू ln ऑफ 4/3 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ऐसे सोल्व कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर से है और हमें दिया हुआ है, इफ द लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 अपॉन z - 1 इज इक्वल टू π/4 देन लोकस ऑफ z बी ए सर्कल। हम जानते हैं पूरा सर्कल नहीं आएगा, और वो एक आर्क ऑफ द सर्कल आएगा बेसिकली, z का लोकस तो आर्क ऑफ द सर्कल आएगा, लेकिन जिस सर्कल का वो आर्क आएगा
हमें उस सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है ना। हम जानते हैं भाई इसका जो लोकस आएगा वो एक पूरा सर्कल नहीं आएगा ना, वो एक सर्कल का मेजर आर्क आएगा ना, मेजर आर्क। और जिस सर्कल का मेजर आर्क आएगा हमें उस सर्कल का सेंटर निकालना है और उसका रेडियस निकालना है, सेंटर रेडियस निकालना है बच्चों अपने को ना। तो मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से किया जा सकता है इसको ना। हमने डायग्राम बना लिया इसका, दिया हुआ इन्फॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है बच्चों ना, और हमें यहाँ लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 अपॉन z-1 इज इक्वल टू π/4। मैथमेटिकली भी कर सकते हैं इसको। हम देख रहे हैं भाई एक तो पॉइंट हमारे पास -1 है ना, ये मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों ना, ये मैंने y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया ना, ये y एक्सिस को और x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया ना। हमारे पास -1,0 यहाँ है, दिस इज -1,0, ये 1,0 है बच्चों अपने पास। अब जो सर्कल बनेगा उसके लिए कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए ना, यानी सर्कल जो बनने वाला है, जिस सर्कल का मेजर आर्क आएगा उस सर्कल की कॉर्ड के एंड पॉइंट हमारे पास है ना। अब मेजर आर्क के लिए सर्कल हो सकता है मेजर आर्क ऊपर वाला है, नीचे वाला है, और अगर ये कॉर्ड के एंड पॉइंट है तो सिंस से कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, जो सर्कल आएगा, जो मेजर आर्क आएगा, वो जिस सर्कल का मेजर आर्क आएगा उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये उसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए हमारे पास है ना। अब अगर कॉर्ड के एंड पॉइंट ये हैं तो सर्कल बच्चों से ही बन सकता है, सर्कल ऊपर वाला भी बन सकता है और नीचे वाला भी बन सकता है ना। हो सकता है वो सर्कल ये वाला बने बच्चों से, ये सर्कल बन सकता है जिसकी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट, जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट -1,0 और 1,0 है ना। अब हम पहले देख लेते हैं या तो ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला आ जाएगा ना। अब हम देख सकते हैं अगर मान लो जेड का लोकस ये मेजर आर्क आ रहा है ना, ये तो माइनर आर्क हो गया बच्चों, ये मेजर आर्क, और ये कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए हमारे पास। तो हम देखते हैं भाई जेड ऊपर आ सकता है क्या जेड इस मेजर आर्क पे लाई कर सकता है ना। तो उसके लिए मान लिया मैंने जेड, ऐसे मान लिया हमने जेड को ना, जेड को मैंने इस तरह से एज्यूम कर लिया बच्चों। मान लिया जेड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर यहाँ है इस तरह से हमारे पास, जेड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर इस तरह से आ रहा है, और अगर यहाँ आएगा तो ये तो वेक्टर कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा z+1 वेक्टर, और ये वाला वेक्टर बन जाएगा z-1, ये वेक्टर बनेगा बच्चों z-1, दिस वेक्टर विल बी z-1। अगर मैं इस वेक्टर को आगे बढ़ा दूं तो ये वेक्टर z-1 वाला तो आगे आ गया, दिस इज z-1, और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये z+1 बन जाएगा ना, ये बन गया z+1, ये बनेगा z-1। लेकिन यहां से मालूम पड़ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट है z+1 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि हम जानते हैं ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1, और उनका डिफरेंस क्या है, π/4 है, मतलब पॉजिटिव है, तो z+1 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आना चाहिए ना। जबकि इस डायग्राम से लग रहा है कि z+1 का आर्ग्यूमेंट तो कम आएगा और z-1 का ज्यादा आएगा, यानी z इस मेजर आर्क पे लाई नहीं करेगा ना, यानी सर्कल ऊपर नहीं बनेगा नीचे बनेगा ना, ये हमें मालूम पड़ गया ना। यानी अब डायग्राम में दोबारा बना लेता हूँ आपके लिए ना, ऊपर नहीं आ सकता मतलब नीचे आएगा ना। ये मैंने बना लिया y एक्सिस, ये x एक्सिस बना लिया, दिस पॉइंट इज -1,0 एंड दिस पॉइंट इज 1,0। सर्कल ऊपर नहीं आ सकता, अब नीचे आएगा सर्कल, इसका मतलब है ना सर्कल नीचे आ जाएगा इस तरह से सर्कल। अब तो ये कंफर्म हो गया कि सर्कल नीचे आएगा ना, मेजर आर्क नीचे वाला आएगा, मतलब नीचे वाला मेजर आर्क आ जाएगा बच्चों। जेड कहीं यहाँ लाई कर रहा है ना, अब जेड कहीं यहाँ भी लाई कर रहा है अगर, है ना, मतलब दिस इज नॉट द सेंटर, सेंटर नहीं है ना, ये मेजर आर्क बनाने की कोशिश की मैंने ना, और जेड अगर यहाँ लाई कर रहा है तो जेड अब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी हो, सर्कमफ्रेंस पर एंगल π/4 बन रहा है, तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, सेंटर हम जानते हैं यहाँ आएगा क्योंकि ये कॉर्ड हो गई इसकी, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट है, ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सेंटर इसका यहाँ आएगा। तो हमने मान लिया भाई अगर सर्कमफ्रेंस पर एंगल π/4 बन रहा है तो सेंटर पर कितना बनेगा बच्चों, π/2 बनेगा ना, सेंटर पर एंगल π/2 बनेगा। तो मैंने मान लिया सर्कल का सेंटर हमारे पास कहीं यहाँ है ना, और यहाँ एंगल π/2 बन जाएगा, यहाँ पर एंगल π/2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ एंगल π/2 बनेगा इसका। और अगर ये एंगल π/2 बनेगा तो हम जानते हैं भाई हमने कॉर्ड से सेंटर से ड्रॉ कर रखा है परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, π/4 आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा π/4 हमारे पास, दिस एंगल इज π/4, ये एंगल π/4 आ जाएगा ना। और अगर ये एंगल π/4 हमारे पास है तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों हमारे पास, ये पूरी डिस्टेंस तो 2 यूनिट है, यानी ये डिस्टेंस कितनी 1 यूनिट है ना, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है ना। तो मैं इस डिस्टेंस को भी निकाल सकता हूँ, इसको मान लो हमने सेंटर को कुछ मान लिया, मान लो सेंटर को P पॉइंट मान लेता हूँ मैंने, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, इसको A पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसको B पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब मुझे अगर सर्कल का सेंटर चाहिए तो OP डिस्टेंस चाहिए, और सर्कल का रेडियस चाहिए तो AP डिस्टेंस चाहिए ना। और अगर ये एंगल 45 है तो यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से इसको निकाल के देखा जा सकता है, ये 90 डिग्री का है, देखो आप ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है 90 डिग्री का है ना। और अगर ये 45 है तो बच्चों ये भी कितना होगा, 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 है तो इसको निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो आप,
ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई बच्चों ने। अगर ये लेंथ 1 यूनिट है यानी ओ ए बराबर ओपी हो गया, ओ इज इक्वल टू ओपी और इज इक्वल टू 1 आ गया ना। तो ओपी अगर 1 आ गया तो सिंस ये पी पॉइंट वाई एक्सिस पर है, पी पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस पर है, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों 0,-1। ये सर्कल का सेंटर आ गया ना। और अगर ये भी 1 है, ओ ए बराबर ओपी है, तो एपी कितना आ जाएगा बच्चों, एपी इज इक्वल टू रेडियस, एपी आ जाएगा सर्कल का रेडियस। और वो किसके बराबर आएगा बच्चों, √2 के बराबर आ जाएगा। हाइपोटेनस निकालना है मुझे, सर्कल का रेडियस √2 आ जाएगा। तो सेंटर आ गया √2, सेंटर आ गया 0,-1 एंड रेडियस विल कम आउट टू बी √2, रेडियस आ जाएगा √2 के बराबर। ठीक है ना। ऐसे ज्योमेट्री का यूज करके फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लिया बच्चों उसको।